हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्लास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट की गई है और आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए मजबूत बनाने वाली है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे इस क्लास का बेनिफिट सभी लोगों को मिल सके। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आप बने रहिए। आप तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए नोट्स बनाते रहिए। प्रॉपर थोड़ी रिवीजन करना है आपको। टेस्ट देने हैं, टेस्ट देकर आपको आकलन करना है कि मैंने गलती कहाँ की है। उन गलतियों को सुधार करिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। आपको बिल्कुल बंक नहीं मारना है। एग्जाम आपके नियर बाई है, तो आपको मेहनत कंटिन्यू करते रहना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। निश्चित है आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। डोंट गिव अप। दोस्तों, जो आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आज का जो स्ट्रगल कल को आपको मजबूती प्रदान करेगा। और आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, मेहनत करते रहना है आपको। तो गिव अप नहीं करना है। निश्चित है आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। इंपोर्टेंट दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको बार बार रिवीजन में लाइए, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। जो प्रोसेस है आज की फार्माकोकाइनेटिक्स, जो आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ लेता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो यह एक प्रोसेस होती है जब हम ड्रग, जब बॉडी में ड्रग को आप इंसर्ट करोगे या लोगे, आप टेक ड्रग्स, ठीक है। जब बॉडी में कोई भी ड्रग हम ओरली, सबकुटेनियस, आईएम, आईवी, ये रूट है। रूट की हम बात करें, जब आपकी बॉडी में ओरल रूट, सबकुटेनियस रूट, आईएम रूट, आईवी रूट के थ्रू कोई भी ड्रग लेते हैं, तो यह ड्रग बॉडी में इंसर्ट होने के बाद एक प्रोसेस में ढल जाता है। यह इस प्रोसेस को हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, जिसे आप मेन न्यूमोनिक एडीएमई से इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम विशेष बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो मेन कोर स्टेज है, जब ड्रग यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन से। देखिए दोस्तों, मेडिकेशन गोइंग फ्रॉम लोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन कौन सी स्टेज में कौन से तरीके से होगा। देखिए, अगर आप ओरली ड्रग दे रहे हो मरीज को, टेक द लॉन्गेस्ट टू एब्जॉर्ब। यहाँ पर जब हम ड्रग ओरली रूट से देते हैं तो ड्रग बहुत ज्यादा समय लेता है एब्जॉर्ब होने में। अगर हम सबकुटेनियस, अगर आईएम, दो रूट से दे रहे हैं, डिपेंड ऑन द साइट ऑफ ब्लड परफ्यूजन, मोर ब्लड परफ्यूजन, रैपिड एब्जॉर्प्शन। यह डिपेंड करेगा आईएम की साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। आईवी, क्विकेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है सबसे ज्यादा या जल्दी और मोस्ट इफेक्टिव कौन सा रूट है जहां से ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो आपको याद रखना है, इंट्रावीनसली आप जब कोई ड्रग देंगे तो बहुत फास्ट समय में एब्जॉर्ब होगा और बहुत जल्दी उसका असर दिखाएगा। तो एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है? ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से ओरल एब्जॉर्ब होगा, सबक्यूटेनियस आईएम रूट से आईवी, इनसे एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा दोस्तों। चलिए, तो आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स की प्रोसेस में जो इसकी मेन चार प्रोसेस होती है, बॉडी में सबसे पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वह डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की ओर बढ़ता है। यहाँ पर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसपोर्टेशन बाय बॉडीली फ्लूइड ऑफ द मेडिकेशन टू वेयर इट नीड टू गो। अब हमने कोई दवाई आपकी बॉडी में लगाई या उसको खाने के लिए दी, तो वह डिपेंड करेगी मरीज को कौन सी साइड पर उस ड्रग की जरूरत है। अगर इन्फेक्शन हुआ है लंग्स में, तो ये बॉडी जो ड्रग है वो लंग्स की ओर प्रवाहित होगी और लंग्स में हुए इन्फेक्शन को कम करेगी। अगर आपका इन्फेक्शन ब्लड में है, तो यह ड्रग ब्लड में जाएगा और उस इन्फेक्शन को खत्म करेगा। या आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट में ट्रॉमा हुआ है, घाव हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वहां पर यह ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचकर उस इन्फेक्शन को समाप्त करेगा। यह डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग और कौन से प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कुछ कुछ फैक्टरों पे, जैसे कि सर्कुलेशन आपकी बॉडी का अच्छा है तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करेगी बॉडी ड्रग का। फ्री
परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आपकी सेल मेम्ब्रेन से ड्रग अच्छे से एक दूसरे की ओर जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो आपकी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है प्लाज्मा की, वो बहुत अच्छी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बहुत अच्छे से होगा और अच्छा असर करेगा आपकी बॉडी में। नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद यह मेटाबोलाइज होता है। मेटाबोलाइज मेनली आपकी बॉडी में जो ड्रगों को मेटाबोलाइज करता है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है, वो है लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इज द मेडिकेशन गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन? सबसे पहले क्या होगी, जो दवाई आपने ली है वो टूटेगी, और उसको तोड़ने का जो मेन काम करता है वो कौन है? लीवर। लीवर ही मोस्टली आपकी बॉडी में जो मोस्ट ऑफ ड्रग का एब्जॉर्प्शन करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की हम बात करें तो यह अलग अलग एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को प्रभावित करने वाले, जैसे कि एज। इन्फेंट और एल्डरली जो पेशेंट होते हैं उनमें लिमिटेड मेटाबोलाइज कैपेसिटी होती है, तो इन वाले मरीजों में लिमिटेड, क्योंकि यह बच्चे हैं, प्रॉपर मेच्योर नहीं होते। एल्डरली, यह लंबे बूढ़े हो चुके हैं, तो इनके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कम हो चुकी है। मेडिकेशन टाइप और दवाई कैसी है इस पर भी निर्भर करता है एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में। फास्ट पास्ट इफेक्ट, मेनली लीवर में इनइफेक्टिव सम मेडिकेशन में नीड टू नॉन एंट्रल रूट, तो हम इन्हें नॉन एंट्रल रूट से देंगे। हमेशा क्या है, लीवर ही इनको मेडिकेशनों को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, तो इन्हें नॉन एंट्रल रूट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करें न्यूट्रिशनल स्टेटस भी डिपेंड करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स के, तो आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। एक और लास्ट प्रोसेस है एक्सक्रीशन। जब आपकी बॉडी में आपने ड्रग इंजेस्ट किया, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीशन की प्रोसेस की ओर यह ड्रग बढ़ेगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, हाउ इज द मेडिकेशन गोइंग टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी? जो ड्रग है उसका पूरा कार्य होने के बाद वो कैसे उस बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है, ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए जो मेन भूमिका निभाती है वो है आपकी किडनीज। किडनीज का आपकी बॉडी में मेन इंपोर्टेंट रहता है फिल्ट्रेशन करना और एक्सक्रीशन करना। यह मेनली किडनी के फंक्शन है जो आपके बॉडी में जिम्मेदार रहता है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, अगर यहाँ पर कंडीशन किडनी डिसफंक्शन की है, अगर आपकी किडनी फेलियर हो गई है, लीड टू इंक्रीज इन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मेडिकल रेस्पॉन्स, तो यहाँ पर इसका एक्सक्रीशन डिपेंड करेगा किडनी डिसफंक्शन पर। अगर किडनी डिसफंक्शन है तो सही प्रोसेस में एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। तो यह कंडीशन हो गई आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स। जब आप बॉडी में ड्रग कौन से रूट से इंसर्ट कर रहे हो, तो यह डिपेंड ऑन रूट्स, आपके रूट पर डिपेंड करेगा वो किस प्रकार से वह एब्जॉर्ब होगा, फिर किस प्रकार से वह डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है उसका, फिर बॉडी उसे एक्सक्रीट कैसे कर रही है। तो दोस्तों, ये आपको विशेष चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आपको मेनली यहाँ पर याद रखना है सेक्स राइट्स। जो आप दवाई दे रहे हो पेशेंट को, तो आपको मेन इंपोर्टेंट चीजें यहाँ से याद रखनी है, वो है किसी भी मरीज को दवाई दे रहे हो तो आपको मरीज की संपूर्ण जानकारी, पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एक नर्स है, जब आप अस्पताल में कार्य कर रहे हो तो आपको संपूर्ण जानकारी आपकी मरीज के बारे में होनी चाहिए। दोस्तों, जब हम सबसे पहले दवाई किसी मरीज को लगा रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है कि सही मरीज को लगा रहे हैं, ठीक है। उसके नेम वाइज और उसकी पूरी फाइल चेक करेंगे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, बेड नंबर पर मरीज है, एक नंबर पर है, मरीज का नाम यह है, आपने पेशेंट की पूरी जानकारी ले ली, उसे पहचान लिया है, उसको ही दवाई देनी है। राइट टाइम, डॉक्टर ने 8 बजे 8 AM दवाई प्रिस्क्राइब की है, तो आपको बिल्कुल निश्चित समय पर ही दवाई देनी है, आगे पीछे बिल्कुल दवाई नहीं देनी है। राइट डोज, डॉक्टर ने 3 mg ड्रग लगाने की बोला है, तो आपको 3 mg लगाना है, इससे ज्यादा आपको ड्रग नहीं देना है। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वही आपका राइट डोज है। राइट मेडिकेशन, डॉक्टर ने बोला है PCM की टेबलेट देनी है, तो PCM की टेबलेट देनी है, इसकी जगह आप कोई दूसरी टेबलेट नहीं देंगे। राइट मेडिकेशन। राइट रूट, डॉक्टर ने बोला है टेबलेट को ओरल रूट से देना है, ओरल रूट से ही देना है। अगर किसी इंजेक्शन को IM रूट से देना है तो IM रूट से ही देना है। तो आपको रूट भी निर्धारित करना है कि डॉक्टर ने कौन सा रूट आपके लिए प्रिस्क्राइब किया है। लास्ट में जो प्रोसेस रहती है राइट डॉक्यूमेंटेशन, आपने कौन सी दवाई कौन से मरीज को दी, कितने समय पे दी,
कौन से रूट से दी, ठीक है। इनको आप सब चीजों को फाइल में लिख लोगे। यह नर्सेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इंपोर्टेंट भूमिका रहती है, जो आपको अस्पताल में कार्य करते वक्त आपको याद रखनी है। दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट माइंड में आपकी एक चीज रहनी चाहिए, टाइप ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। रूटीन क्या है दवाई देने का, गिवन ऑन अ रेगुलर शेड्यूल विदाउट अ टर्मिनेशन डेट। आपको दवाई लगाने के लिए एक डेट फिक्स की गई है, तो आपको उसी डेट के शेड्यूल्ड रेगुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही दवाई देनी है। आपको कोई भी डेट स्किप नहीं करनी है। सिंगल वन टाइम, अगर गिवन ऑन अ रेगुलर शेड्यूल विदाउट टर्मिनेशन डेट, आपसे बोला है कि आपको 8 तारीख को 9 बजे दवाई देनी है, तो 9 बजे ही देनी है, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एक सिंगल टाइम डिसाइड कर लेना है। स्टेट ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वंस गिवन इमीडिएटली। अगर डॉक्टर ने स्टेट प्रेस्क्राइब किया है तो उस दवाई को एक ही बार देना है और इमीडिएटली देना है उसी दौरान। PRN as needed must have an indication for use such as pain, nausea, vomiting। अगर मरीज को वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया जैसी स्थिति या दर्द है, तो इस दौरान डॉक्टर डिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब करता है मरीज को कोई भी ड्रग, जैसे पेन के लिए डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है, तो आप उसे, अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो एज नीडेड, मरीज को जरूरत है तो उस टाइम आप उसे इंजेक्शन लगा सकते हो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। वॉमिटिंग हो रही तो आप उसे वॉमिटिंग का इंजेक्शन दे सकते हो, टेबलेट दे सकते हो, जब जरूरत है तब, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। कॉमन मेडिकेशन एरर, यहाँ से एग्जामिनर और प्रश्न पूछता है, जब आप दवाई मरीज को लगा रहे हो तो किस प्रकार के मेडिकेशन एरर आपके पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। मेडिकेशन एरर आपकी मेडिकल लाइफ में, हॉस्पिटल में कॉमनली आपको देखने को मिलती है, तो आपको इन चीजों को कैसे ध्यान में रखना है, आपको याद रहना चाहिए। मेडिकेशन एरर किल्स प्रिवेंशन इज क्रूशियल, ठीक है दोस्तों। अगर आपने मेडिकेशन एरर आपके दिमाग में रहा, अगर नर्स इसको फॉलो करती है, गलतियां आपसे होती हैं, तो मरीज के जान जाने का खतरा रहता है। तो आपको इन चीजों को सबको ध्यान में रखना है। कभी भी रॉन्ग मेडिकेशन मरीज को नहीं देना है, इनकरेक्ट डोज नहीं देना है, रॉन्ग जैसे कि क्लाइंट की जानकारी होनी चाहिए आपको, रूट, समय। तो आपको अभी हमने पढ़े थे राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो सारी चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन से मरीज को हमको दवाई देनी है, कितने समय पे देनी है, कौन से रूट से देनी है, कौन सी दवाई देनी है, कितने समय तक देनी है, तो ये सारी चीजें आप रजिस्टर्ड नर्स के दिमाग में रहनी चाहिए। एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन क्लाइंट टू एलर्जिक टू, यहाँ पर हम बात करें इनकरेक्ट डीसी ऑफ मेडिकेशन, इनएक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे जो कॉमन मेडिकेशन एरर है जो आपके अस्पताल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मेडिकेशन एरर की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है मरीज को, इनकरेक्ट डोज दिया है तो दिक्कत आएगी मरीज को, इनएक्यूरेट प्रिस्क्राइब्ड, मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर ने कोई सी दवाई दूसरी प्रिस्क्राइब की है, आपने और कुछ समझ ली और आपने आपके मरीज को देख ली, तो इस प्रकार के कुछ एरर जिन्हें हम मेडिकेशन एरर बोलते हैं, तो आपको इन सारी चीजों को विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आपके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और ड्यूटी डॉक्टर या आपके जो भ्रमण पर डॉक्टर आएंगे उनसे आप उस चीज को पूछ सकते हैं और उसको करेक्ट करा सकते हैं। आपको आपके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी ये नॉलेज मरीज को हानि पहुंचा सकती है। दोस्तों, अस्पताल में कार्य करते वक्त नर्स को एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम बात करें एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। यहाँ पर हम बात करें कोई भी, हम ओरली जब हम कोई ड्रग देते हैं तो वह जीआई ट्रैक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द जीआई ट्रैक्ट, इन जब हम पेरेंटल रूट से ड्रग देते हैं तो जीआई ट्रैक्ट की कोई भूमिका नहीं रहती है, तो उन प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन को हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। पेरेंटल रूट कौन कौन से हैं, कौन से एंगल से कौन सा इंजेक्शन देना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये नर्स को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर पेरेंटल रूट्स में इंट्राडर्मल एक एग्जाम्पल है। अगर डॉक्टर ने, जब आप आपके मरीज में इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको ऊपर स्किन में यह इंजेक्शन लगाना है और कितने एंगल पर लगाना है, 10 से 15 डिग्री एंगल पे लगाना है इंट्राडर्मल। इसका उपयोग हम कब करते हैं, टीबी टेस्टिंग और एलर्जी सेंसिटिविटी के लिए। टीबी टेस्ट कर रहे हैं आप, तो ट्यूबरक्लिन सिरिंज से हम इंट्राडर्मली एक इंजेक्शन पुट करते हैं और रिएक्शन देखते हैं, कोई रिएक्शन हुई है कि नहीं।
तो इस प्रकार की। और साथ में अगर किसी को एलर्जी सेंसिटिविटी चेक करनी है, किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, तो उस दौरान भी आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाएंगे। यहाँ पर जब इंट्राडर्मल आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कौन सी प्रकार की निडल, कितने गॉज की निडल यूज में लेंगे? 25 से 27 गॉज की निडल यहाँ पर आप उपयोग में ले सकते हैं। निडल की लेंथ कितनी होती है? 1.4 से 5.8 इंच या 0.6 से 1.6 सेंटीमीटर की यहाँ पर निडल की लेंथ रहती है। यूजुअल साइट इनर 4 आर्म में आप इंट्राडर्मली इंजेक्शन दोगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है जब हम आईडी रूट से दे रहे हैं तब। दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आप लगा रहे हैं तो थिन क्लाइंट को आप 45 डिग्री एंगल पर, और नॉर्मल ओवरवेट मरीज है तो उसको आप 90 डिग्री पर लगा सकते हो। यहाँ पर यूजेस की हम बात करें, नॉन इरिटेटिंग वाटर सोल्यूबल मेडिकेशन जैसे कि इंसुलिन और हेपेरिन को आप हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से मरीज में देते हैं। निडल साइज उपयोग में लेंगे आप 25 से 27 गेज। निडल की जो लेंथ रहेगी 3/8 टू 5.8 इंच या 1.0 से 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूजुअल साइड की हम बात करें तो एब्डोमेन, पोस्टीरियर अपर आर्म और थाई, इन एरिया पर ही आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हो। एंगल का आपको विशेष ध्यान रखना है। इंट्रामस्कुलर की हम बात करें आईएम, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है और डीप लगाया जाता है। ठीक है, किसमें लगाया जाता है? मसल्स में। यूजेस हम इसकी बात करें, इरिटेटिंग सॉल्यूशन, ऑयल और एक्यूज सस्पेंशन, ऐसे वाले इंजेक्शन रहते हैं उन्हें हमेशा हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। जो सॉल्यूशन ऑफ ऑयल इरिटेटिंग है, ठीक है, एक्यूज सस्पेंशन है, तो आप उसे हमेशा आईएम प्रीफर करेंगे। निडल साइज उपयोग में लेंगे 18 से 25 गेज। यूजुअल साइड रहती है डेल्टोइड, वास्टस लेटरलिस और वेंट्रोग्लूटियल। आप हमेशा इनको याद रखना है। आईएम साइड हमेशा डेल्टोइड मसल्स, वास्टस लेटरलिस और वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में ही आप लगाएंगे। डू नॉट इंजेक्ट मोर देन 3 ml, 2 ml और डेल्टोइड। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा, कभी भी आपको 3 ml से ज्यादा आईएम इंजेक्शन नहीं देना है, और डेल्टोइड मसल्स में अगर लगा रहे हैं तो सिर्फ 2 ml ही आप आईएम इंजेक्शन लगा सकते हो। डिवाइड लार्जर वॉल्यूम इनटू 2 सिरिंज यूजेज 2 डिफरेंट साइड। अगर डॉक्टर ने 5 ml ड्रग आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप यहाँ पर 2 सिरिंज उपयोग में लेंगे और 2.5 ml अलग अलग साइड पे आईएम लगाएंगे, लेकिन एक ही जगह आपको नहीं लगाना है। हमेशा यूज जेट ट्रैक मेथड उपयोग में लेना है जब आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं तब। ठीक है दोस्तों, आपको जेट ट्रैक मेथड आईएम स्ट्रेट इंजेक्शन लगाना है, कौन सी मसल्स में लगाना है ये आपको विशेष याद रखना है। एक रूट रहता है पेरेंट्रल रूट में इंपोर्टेंट आईवी, 25 डिग्री एंगल पर इसको हम लगाते हैं। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा कितने एंगल पर लगाते हैं? 25 डिग्री एंगल पर, और हमेशा वेन्स में लगाते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन को। इसका यूजेस क्या है? एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, फ्लूइड और ब्लड प्रोडक्ट। मरीज में मेडिकेशन देने के लिए, फ्लूइड चढ़ाने के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए आप आईवी रूट का उपयोग में लेते हैं। नेडल साइज कितनी रहेगी? 16 गेज, 18 गेज या 20 से 24 गेज, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रोमा वाला मरीज है तो 16 गेज, सर्जरी वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उपयोग में ले रहा है तो 18 गेज, और 22 से 24 गेज अगर आप उपयोग में ले रहे हैं तो चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट्स और क्लाइंट व्यू हैव मेडिकल इशू आर स्टेबल पोस्ट ऑप, तो ऐसे वाले मरीज में आप 22 से 24 गेज का कैनुला उपयोग में लेंगे, नेडल साइज उपयोग में लेंगे और आईवी दवाई लगाएंगे। यूजुअल साइड क्या है? हैंड्स में, रेस्ट, क्यूबाइटल फोसा, फूट और स्कल, इनमें आप आईवी निडल पिक कर सकते हो और आईवी दवाई लगा सकते हो। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। स्मॉलर गेज, लार्जर आईवी बोर। एग्जाम्पल 16 गेज इज द लार्जेस्ट निडल साइज। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। 16 गेज एक लार्जेस्ट गेज है जो सर्जरी के दौरान हम यहाँ पर उपयोग में लेते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक और इंपोर्टेंट एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा, नॉन पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन से होते हैं? एक तो हम पेरेंट्रल हो गए, एक ओरल हो गए, एक नॉन पेरेंट्रल। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन पेरेंट्रल रूट कौन कौन से होते हैं? एब्जॉर्ब इनटू सिस्टम थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यह कैसे होते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन को हम नॉन पेरेंट्रल रूट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि ओरल और एंट्रल। यहां से हम बात करें, देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन, जब आप ओरल ड्रग मरीज में दे रहे हैं तो कौन से समय पर आपको मरीज में यह ओरल ड्रग नहीं देने हैं? वोमिटिंग अगर मरीज को हो रही है, एस्पायरेशन, प्रिकॉशन, एब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग,
इस दौरान आपको ओरल मेडिकेशन नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, अगर मरीज वॉमिटिंग कर रहा है, एस्पायरेशन कर रहा है, ठीक है, एस्पायरेशन के चांसेस हैं, प्रिकॉशन लेना है उस दौरान। एब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स एब्सेंस है मरीज में, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज है, swallowing प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो आपको कभी भी ओरल मेडिकेशन नहीं देना है, क्योंकि जब आप ओरल देंगे तो वॉमिट कर देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहना है, एब्जॉर्बेशन नहीं होगा और ड्रग इफेक्टिव भी नहीं रहेगा। एस्पायरेट कर सकता है मरीज, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिफिकल्टी swallowing, अगर swallow नहीं कर पा रहा है तो ड्रग अटक सकता है, तो आपको ओरली इस प्रकार नहीं देना है। हैव क्लाइंट सेट 90 डिग्री एंगल, जब आप ओरल ड्रग मरीज को दे रहे हैं तो हमेशा आपको याद रखना है 90 डिग्री के एंगल पर उसे बैठा के रखेंगे, मतलब उसे फाउलर पोजीशन देंगे। और हेल्प टू swallowing, जब आप उसे ओरली दवाई दे रहे हैं तो आप उसे swallowing के लिए पानी देंगे और हेल्प करने के लिए साथ में खड़े रहेंगे। नेवर क्रश एंट्रिक कोटेड और टाइम रिलीज मेडिकेशन, अभी कभी कभी नर्स क्या करती है, जो कैप्सूल वाले दवाइयां रहती हैं उन्हें कभी भी एंट्रिक कोटेड बोलते हैं, उन्हें कभी भी आपको क्रश नहीं करना है, डायरेक्ट आपको मरीज को खाने के लिए देना है, अभी उसे घोलना पिलना नहीं है और मरीज को, जिससे क्या है उसकी इफेक्टिवनेस खराब हो जाएगी और मरीज को कड़वा भी लगेगा, वोमिटिंग हो सकती है। ब्रेक और कट स्क्वाट टेबलेट ओनली, जो स्क्वाट टेबलेट रहती हैं उन्हें ही आपको ब्रेकर करनी है, जैसे कि पीसीएम की टेबलेट आती है, ठीक है, तो 500 mg की टेबलेट है, तो आप उसे अगर आपको ब्लॉक करना है तो उसे कट भी कर सकते हो, ठीक है। छोटे बच्चों को दे रहा है तो डोज के अकॉर्डिंग आप मरीज में ओरली प्रिस्क्राइब कर सकते हो और मरीज को दे सकते हो। एक रूट रहता है आपका ट्रांसडर्मल, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा ट्रांसडर्मल रूट क्या होते हैं। प्लेस द पेचेज ऑन ड्राई एंड क्लीन एरिया, हमेशा जब ट्रांसडर्मल मेडिकेशन आप मरीज को उपयोग में ले रहे हैं तो वहां पर ड्राई एरिया होना चाहिए, क्लीन एरिया होना चाहिए और फ्री फ्रॉम हेयर होना चाहिए, क्योंकि पेचेज जब भी अच्छे से लगेगा और स्किन उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। रोटेट द साइड ऑफ पेज टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, स्किन इरिटेशन को बचने के लिए हमेशा उस पेचेज को रोटेट वे में लगाना है। ऑलवेज टेक ऑफ ओल्ड पेचेज बिफोर द प्लेसिंग न्यू वन, जब आप दूसरा पेज उपयोग में ले रहे हैं तो पहले पुराने वाले पेचेज को हटाएंगे और फिर दूसरे पेचेज को लगाएंगे। यह ट्रांसडर्मल रूट से एब्जॉर्ब होने वाली दवाइयों के लिए उपयोग में लेते हैं। एक रहती है सपोजिटरी, इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। जब हम किसी मरीज को सपोजिटरी रूट, जैसे कि हम ये सपोजिटरी के थ्रू दवाई दे रहे हैं तो हमेशा मरीज को लेटरल और सिम्स पोजीशन में रखेंगे। यूज लुब्रिकेशन, सपोजिटरी रूट ये रहता है कि इंट्रारेक्टम हम मरीज को लगाते हैं, यह सपोजिटरी, तो उस दौरान हमेशा मरीज को सिम्स पोजीशन में रखना है और मरीज को इरिटेशन ना हो इसके लिए आप उस दवाई को लुब्रिकेट कर लेंगे, लुब्रिकेशन जेली का उपयोग में लेंगे ड्यूरिंग सपोजिटरी लगाते समय। इंसर्ट बियॉन्ड द इंटरनल इंस्पेक्टर में हम इसे इंसर्ट करेंगे। लीव इट फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे क्या हो सपोजिटरी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। रेक्टम के थ्रू हम इसको देते हैं और सिम्स पोजीशन, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, रेक्टली हम इसको देते हैं सपोजिटरी को और सिम्स पोजीशन में मरीज को रखना है, ठीक है। और एक रूट रहता है वेजाइनल, सुपाइन विथ नी बेंड एंड फीट फ्लैट ऑन द बेड क्लोज टू द हिप्स, मरीज को हमेशा सुपाइन रखना है, नी को बेंड रखना है, फीट को हमेशा फ्लैट रखना है और क्लोज द हिप्स, हिप्स को पास में रखना है। इंसर्ट द सपोजिटरी अलोंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना 3 से 4 इंचेस डीप, आपको इंसर्ट करना है। स्टे सुपाइन फॉर एटलीस्ट 5 मिनट तक सुपाइन पोजीशन में रखना है, जिससे क्या हो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर सपोजिटरी को हम 2 रूट से दे सकते हैं, एक रेक्टल रूट है, एक वेजाइनल रूट है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस होती है इनहेलेशन, अगर कोई ड्रग को हम इनहेल करके दे रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। रिनाइज माउथ आफ्टर द यूज ऑफ स्टेरॉइड, ज्यादातर हम स्टेरॉइड को इनहेल कराते हैं अस्थमा वाले मरीज में, ठीक है। कोई भी मरीज है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिनाइज करेंगे माउथ को आफ्टर यूज ऑफ स्टेरॉइड, क्योंकि यह मरीज में इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, उसको घबराहट हो सकती है या कोई भी कड़वा लग सकता है ड्रग, तो हमेशा इनहेल कराने के बाद मरीज में क्या करेंगे, रिनाइज करेंगे, साफ करेंगे। 20 से 30 सेकंड बिटवीन द पफ्स, हमेशा जो आप पफ्स दे रहे हो इनहेल कराते समय तो 20 से 30 सेकंड का गैप रहना चाहिए, ठीक है।
और इतने समय में ही आपको यह पफ करा देना है। 20 से 30 सेकंड में मरीज को दवाई पफ के थ्रू इंसर्ट करा देनी है। 2 से 5 मिनट बिटवीन डिफरेंट मेडिकेशन। अगर यहाँ पर इनहेलेशन कराते समय दो प्रकार की दवाइयों को इनहेल कराना है तो नर्स को विशेष ध्यान रखना है, 2 से 5 मिनट का गैप आपको रखना है। यूज अ स्पेसर इफ पॉसिबल टू प्रिवेंट थ्रस्ट। ड्रग का अच्छे से एब्जॉर्प्शन के लिए या तो आप उस स्पेसर का उपयोग ले सकते हैं। यहाँ पर मरीज में अच्छे से दवाई को इंसर्ट कराना है, आपको इफेक्टिव नेस देखनी है तो आप स्पेसर का उपयोग में ले सकते हो, जिससे क्या हो अच्छे से वो सांस ले सके और पूरी दवाई अंदर बॉडी में चली जाए। सबलिंगुअली और बकल रूट। सबलिंगुअली देखिए, जब आप किसी ड्रग को अंडर द टंग जीभ के नीचे रखेंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए तो हम उसे सबलिंगुअल बोलते हैं। बकल कब बोलेंगे? बिटवीन द चीक एंड गम्स। गम्स और चीक के बीच में दवाइयों को रखेंगे तो आप इसे बकल रूट बोलेंगे। तो सबलिंगुअली दवाई देने का तरीका और बकल से दवाई देने का तरीका आपके दिमाग में रहना चाहिए। कीप द टेबलेट इन प्लेस अंटिल इट हैज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। जब हम सबलिंगुअली या बकल रूट में दवाई को रख रहे हैं तो जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है तब तक ही उस टेबलेट को वहां पर रखे रहने देना है। डू नॉट ईट और ड्रिंक अंटिल द टेबलेट हैज कंप्लीटली डिजोल्व। जब तक वो टेबलेट डिजोल्व नहीं हो जाती है मरीज को पानी पीने को नहीं देना है, ना ही कुछ खाने को देना है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। एक रूट होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन किस लिए उपयोग में लेते हैं? ड्रॉप, ऑइंटमेंट और स्प्रे के लिए यह उपयोग में लेते हैं, जैसे कि आई के थ्रू, ईयर के थ्रू और एक है नोज। इंपोर्टेंट है, अलग अलग रूट से हम इंस्टॉलेशन कराते हैं ड्रग का। जैसे कि देखिए आई की हम बात करें, इफ देयर इज ए ड्राइड सेक्शन यूज मॉइस्चर स्टेराइल गॉज एंड बाई फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस टू प्रिवेंट बैक्टीरियल फ्रॉम एंटरिंग द आई। जब भी हम आई में ड्रग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आई को मॉइस्चर रखेंगे, स्टेराइल मॉइस्चर से क्लीन करेंगे गॉज से, और हमेशा इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर उसको सफाई करेंगे आंख की, ठीक है, जिससे क्या हो आपका इन्फेक्शन अवे हो जाए। ठीक है, अगर आप आउटर कैंथस से इनर कैंथस की ओर साफ करेंगे तो यहाँ पर आपका इन्फेक्शन इकट्ठा हो जाएगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकने के लिए आप इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर स्टेराइल गॉज से आई को क्लीन करेंगे। उसके बाद हैव द क्लाइंट टिल्ट देयर हेड बैक स्लाइडली, से थोड़े से हेड को टिल्ट करके बैक स्लाइड करेंगे। पुल लोअर आई लिड डाउन जेंटली, फिर आप आपकी आंख को पुल लोअर डाउन करेंगे जेंटली, ठीक है, और कंजक्टिवल सेक्स, फिर आप क्या करेंगे? होल्ड द ड्रॉपर 1 से 2 सेंटीमीटर अबव द कंजक्टिवा सेक, ड्रॉप मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द सेक। आप उसे पुल जेंटली करके 1 से 2 सेकंड दूरी से आप ड्रॉपर डालेंगे और जेंटली आप उस सेक में कंजक्टिविटिस की तरफ आप उस ड्रॉप को पुट करेंगे और होल्ड करके रखेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, और 2 ड्रॉप, एक ड्रॉप, कितना ड्रॉप हमारे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है वो ड्रॉप इंसर्ट कराएंगे। क्लोज आईलेट्स आफ्टर जेंटल प्रेशर ऑन द नेजो लेक्राइमल डक्ट 30 से 60 सेकेंड, ठीक है। आपको आंखों को क्लोज कराना है, अप्लाई जेंटल प्रेशर, और थोड़ा सा जेंटल प्रेशर रखना है 30 से 60 सेकंड तक, ठीक है। आपको विशेष ध्यान रखना है जब हम आई के थ्रू ड्रॉप इंसर्ट करा रहे हैं। अगर ईयर की बात करें, हैव द क्लाइंट टिल्ट देयर हेड, हेड को टिल्ट करेंगे। वार्म द सॉल्यूशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट वर्टिगो डिजीनेस। अगर आप ईयर के रूट के थ्रू कोई भी ड्रग इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे आप थोड़ा गर्म कर लेंगे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे क्या हो वर्टिगो और डिजीनेस होने के चांसेस से प्रिवेंशन किया जा सके। अगर यहाँ पर सबसे एग्जामिनर इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न क्या आएगा? जब हम एडल्ट्स में ईयर रूट में कोई भी ड्रग इंसर्ट करा रहे हैं तो ईयर की पोजीशन क्या रखेंगे? जब एडल्ट्स के लिए हम बात करें तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पुल द ईयर अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? पुल द ईयर अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, दवाई लगाने से पहले। और जब 3 ईयर के बच्चे में हम कर रहे हैं तो पुल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है तो इसको आप ठीक कर लीजिए, इनवर्ड, ठीक है, यहाँ पर रहेगा इनवर्ड। आप क्या करेंगे? एडल्ट्स में पुल ईयर अपवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की ओर खींचेंगे और फिर दवाई इंसर्ट कराएंगे, और बच्चों में कान नीचे खींचेंगे और बैकवर्ड की ओर लेंगे, फिर दवाई बच्चों में एडमिनिस्टर
कराएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। एडल्ट के लिए पुल अपवर्ड एंड इनवर्ड, और 3 ईयर के बच्चों के लिए पुल ईयर डाउन एंड बैकवर्ड। बैकवर्ड आपको, इस इनवर्ड मीन्स बैकवर्ड, बैकवर्ड आपको यहाँ पर लेना है। एडल्ट के लिए आएगा ईयर अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और बच्चों के लिए आएगा पुल डाउनवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नोज में अगर आप ड्रग इंसर्ट करा रहे हैं, सबसे पहले आप सुपाइन पोजीशन में लेंगे। डू नॉट ब्लो नोज फॉर 5 मिनट आफ्टर द ड्रॉप इंस्टिलेशन। जब अगर आपने नोज के थ्रू ड्रग इंसर्ट कराया है तो 5 मिनट तक उसको लिटा के रखना है, आपको बैठाना नहीं है। तो दोस्तों, आज के शानदार लेक्चर में हमने 2 प्रकार के रूट पढ़े, एक तो नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन रूट और एक पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन रूट। यहाँ से एग्जामिनर 100% प्रश्न पूछता है, जो आपको नोट्स बनाने लेने हैं और प्रॉपर इनको रिवीजन में लेना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको यहाँ से टाइप ऑफ ऑर्डर्स और कॉमन मेडिकेशन एरर आपके दिमाग में रहने चाहिए। राइट ऑफ मेड एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपको कौन सी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, और फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस क्या है, कैसे हम ड्रग को ले रहे हैं, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबॉलिजाशन की प्रोसेस क्या है, और एक्सक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है। दोस्तों, आप इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए और 4-5 बार पढ़िए, आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए रियली हेल्पफुल रहेगा ये। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो लेक्चर, और बने रहिए, आप मेहनत करते रहिए, सफलता है आपको निश्चित एक दिन जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।